नमस्कार दोस्तों, कहानियों की श्रृंखला में आज सुनेंगे हिंदी साहित्य जगत के वरिष्ठ कथाकार आचार्य चतुरसेन जी की कहानी ककड़ी की कीमत। तो आइए सुनते हैं कहानी। आज तो दिल्ली का सब रंग ढंग ही बिगड़ गया है। बाजार में, मकानों में, चाल ढाल में, सड़कों में, सब में विलायतीपन आ गया है। जब से दिल्ली भारत की राजधानी बनी है और नई दिल्ली की चकाबू को मात करने वाली विचित्र नगरी बसी है, तब से दिल्ली यद्यपि पंजाब से पृथक अलग सूबा बन गया है, फिर भी उसमें बुरी तरह से पंजाबीपन भर गया है। नई दिल्ली जब बस रही थी, तब ढेर के ढेर पंजाबी सिख और सभी उत्साही लोग, जिन्होंने पंजाब के गेहूं और उर्द एवं चने खाकर अपने शरीर बल को खूब वृद्धि दी है, नई दिल्ली पर चढ़ दौड़े। ठेकेदार से लेकर साधारण मजदूर तक पंजाब के साहसी पुरुष भर गए। उन्होंने नई दिल्ली में प्रारंभ में कौड़ियों के मोल जमीन ली और बस गए। अब नई दिल्ली में वे सरदार जी होकर मोटर में दौड़ते हैं। वीर भोग्या वसुंधरा, दिल्ली के महीन आदमी न जाने कहां खो गए। अब जगह जगह होटल खुल गए। लाइन की लाइन खालसा होटलों की दुकानें आप दिल्ली के बाजारों में देख सकते हैं, जहां झटका पकने का साइन बोर्ड लगा होगा, और वहां अनगिनत सरदारगण बड़े बड़े साफे बांधे, लंबी दाढ़ी फटकारे, कोट पैंट बूट डाटे, खाट या टेबल पर बैठे रोटियां खाते दिख पड़ते हैं। छुआछूत को तो इन्होंने डंडे मारकर दिल्ली से नजाकत के साथ दूर ही कर दिया है। शाम को आप जरा चांदनी चौक में एक चक्कर लगाइए। पंजाबी युवतियां और प्रौढ़ाएं बारीक दुपट्टा माथे पर डाले, सलवार डाटे, मुंह खोले बेफिक्री से कचालू वाले के इर्द गिर्द बैठकर आलू कचालू खाती नजर आएंगी। कभी कभी ब्याह शादी के जलूसों में जौहरियों की वह देहलवी नुक्केदार पगड़ियां कुछ पुराने सिरों पर नजर आ जाती थीं, परंतु वह नीमास्तीन अंगरखे, वसली के जूते, दुपल्ली दोमाशे की टोपी, बगल में महीन शरबती का दुपट्टा तो बिल्कुल हवा हो गए हैं। सर्दे के दामन और सफेद शरबती चादरें लपेटे अब दिल्ली की ललनाएं नहीं दिख पड़ती। न अब वे जड़ाऊ जेवर ही उनके बदन पर दिख पड़ते हैं, जिनके बदौलत 2000 जड़िए और 5000 सुनार दिल्ली से अपनी रोजी चलाते थे। अब तो बारीक क्रेप की फैशनेबल साड़ियां, उन पर नफासत से कढ़ी हुई बेलें, बिना आस्तीन के जंपर, जिनमें से आधी छाती और समूची नडाल भुजाएं खुला खेल खेलती हैं। साथ में ऊंची एड़ी के रंग बिरंगे सैंडल जूते चांदनी चौक में देखते देखते आंखें थक जाती हैं। देश की इन पर्दाफाश बहनों में सुशिक्षिताएं तो बहुत ही कम हैं। ज्यादातर मोर का पंख खोसकर मोर बनने वाले कौवे जैसी हैं। इसका पता उनके चेहरे पर पुते हुए फूहड़ ढंग के पाउडर से, होठों में खूब गहरे लगे गुलाबी रंग से, तीव्र सेंट से, तराबोर चटकीले रेशमी रुमाल से, बालों में चमचमाते नकली जड़ाऊ पिनों से अनायास ही लग जाता है। कभी कभी तो इन अधकचरी मेम साहिबा की कोमल कलाइयों में दिल्ली फैशन के सोने के दस्तबंदों और अनगिनत चूड़ियों के बीच फैंसी रिस्ट वॉच तथा पैरों के जेवरों पर ऊंची एड़ी का सैंडल शू मन में अजब हास्य रस उत्पन्न करता है। खासकर उस हालत में जबकि उनके पालतू पति महाशय पतलून पर लापरवाही से स्वेटर पर कोट डाले उनके पीछे पीछे उनकी खरीदी चीजों का बंडल लिए बड़े उल्लास से चलते फिरते और मुसाहिबी करते नजर आते हैं। 38 वर्ष हुए उस समय दिल्ली के चांदनी चौक में। अब जहां अगल बगल पैदल चलने वालों के लिए पटरियां बनी हैं, वहां सड़कें थीं। सड़कें कंकड़ की थीं। उनमें बहली मझोलिया इक्के सरपट दौड़ा करते थे। दोनों समय उन सड़कों पर छिड़काव हुआ करता था। बीचों बीच अब जहां चमचमाती सीमेंट की पुख्ता सड़क है, नहर पर पटरी बनी थी। उसके दोनों ओर खूब घने वृक्षों की छाया थी। ज्येष्ठ बैसाख की दोपहर में भी वहां शीतल वायु के झोंके आया करते थे। उस पटरी पर बड़ी बड़ी भीमकाय बेंतों की छतरियां लगाए खोंचे वाले अपनी छोटी छोटी दुकानें लिए बैठे रहते थे।
उनमें बिसाती टोपी वाले, टुकड़ी वाले, घी के सौदे वाले, दही बड़े वाले, चने की चाट वाले, कचालू वाले, मेवा फरोश तथा फल वाले सभी होते थे। उनसे भी छोटे दुकानदार अपनी छोटी सी दुकान को किसी टोकरी में सजाए, गले में लटकाए घूम फिरकर सौदा बेचा करते थे। सैकड़ों आदमी उन वृक्षों की घनी छाया में पड़े हुए थकान उतारा करते थे। घंटा घर के सामने कमेटी की संगीन इमारत के आगे अब जहां महारानी विक्टोरिया की मूर्ति रखी हुई है, वहां काले पत्थर का एक विशालकाय हाथी खड़ा था, जिसे जयमल फत्ते का हाथी कहकर बूढ़े आदमी उस पटरी पर वृक्षों की ठंडी छाया में लेटे, उनींदी आंखों में खमीरी तमाकू का मद भरे भांति भांति के किस्से कहानी कहा करते थे। दिल्ली के निवासियों की बोली में एक अजीब लोच था। खोचे वालों की आवाजें भी एक से एक बढ़कर होती थी। सब्जी तरकारियों में जो पहले चलती, वही दिल्ली के रईस खाते थे। भिंडी और करेले जब तक रुपए सेर बिकते थे, कच्ची आम की कैरियां जब तक 12 आने सेर बिकती थी, तभी तक वे दिल्ली वालों के खाने की चीज समझी जाती थी। सस्ती होने पर उन्हें कोई नहीं पूछता था। बेर के मौसम में लोग बेरों को चाकू से छीलकर उन पर चांदी का वर्क लपेटकर खाते थे। लताफत और नजाकत हर एक बात में थी। जैसे वे महीन आदमी थे, वैसे ही उनका रहन सहन भी था। फागुन लग गया था, वसंत पुज चुका था, सर्दी कम हो गई थी, वासंती हवा मन को हरा कर रही थी। बाजार में नर्म नर्म पतली ककड़ियों के कूजे बिकने आने लगे थे, पर उनके दाम काफी महंगे थे, इसलिए यह रईसों का ककड़ी खाने का मौसम था। एक जवान कुंजड़ा सिर पर नारंगी साफा बेपरवाही से बांध, बदन पर तंजेब का ढीला कुर्ता पहने, गले में सोने की छोटी सी ताबीज काले डोरे में लटकाए, आंखों में सुरमा और मुंह में पानों की गिलौरियां दबाए, कमर में चौखाने का तहमत और पैर में फूलदार सलेम शाही आधी छटाक का जूता पहने ककड़ियां बेचता पटरी पर मस्तानी अदा से घूम रहा था। उसके हाथ में झाऊ की एक सूफियानी चौड़ी टोकरी थी। उस पर केले के हरे पत्तों पर गुलाब के फूलों के बीच ककड़ी के 2 रबे रखे थे। टोकरी उसके दाहिने हाथ में अधर धरी थी। वह अपनी मस्त आंखों से इधर उधर घूरता, झूमती झूमती ललकती भाषा में आवाज लगाता था। नाजुक ये ककड़ियां ले लो, लैला की उंगलियां ले लो, मजनू की पसलियां ले लो, नाजुक ये ककड़ियां ले लो। पीछे से आवाज आई, ककड़ी वाले जरा वरे को आना। उसी भांति मस्तानी अदा से पुकारता हुआ ककड़ी वाला पीछे को फिरा। पुकारने वाला कहार था। वह एक बुढ़ा आदमी था। उसकी सफेद सफेद बड़ी मूछें, पक्का रंग, लट्ठे की मिर्जई, दुपल्ली टोपी और चौखाने का अंगोछा कंधे पर पड़ा हुआ था। ककड़ियों को देखकर उसने कहा, सिर्फ 2 ही रवे हैं? अभी ककड़ियां कहाँ? वह तो कहो, मैं 4 रवे लाया था, 2 बिक गए, 2 ये हैं। लेना हो तो लो, मोल भाव का काम नहीं, चवन्नी लूंगा। बूढ़ा कहार अभी नहीं बोला था। एक युवक ने तीव्र आवाज में कहा, अठन्नी लो जी, ककड़ियां हमें दो। पहलवान युवक भी कहार था। उसकी मसें अभी भीगी थीं, भुजदंडों में मछलियां उभर रही थीं। उसने हेरती हुई आंखों से बूढ़े कहार की ओर देखा और अठन्नी ठंड से झाबे में फेंक दी। सौदा हमसे हुआ है जी, ककड़ियां हम लेंगे। यह लो 1 रुपया, ककड़ियां हमें दो। कुंजड़ा क्षण भर स्तंभित रहा। उसने प्रश्नवाचक दृष्टि से युवक की ओर देखा। युवक ने कहा, कुछ परवाह नहीं, हम 2 रुपए देंगे। हम 5 देते हैं। हम 10 देते हैं। यह लो 20 रुपए, ककड़ी तो हम खरीद चुके। 25 है यह, ककड़ी हमने ले ली। हमने 30 दिए। युवक के माथे पर बल पड़ गए। उसने कहा, हम 50 में खरीदते हैं, लाओ ककड़ियां इधर दो। बूढ़े कहार ने हंस दिया और आज्ञा की दृष्टि से युवक की ओर देखकर जरा सीधा खड़ा होकर उसने तेज स्वर में कहा, मैंने 100 रुपए में दोनों ककड़ियां खरीद ली। युवक कहार क्षण भर घबराई दृष्टि से बूढ़े की ओर देखता रहा। बूढ़े ने विजय गर्वित दृष्टि से उसे घूरते हुए कहा,
दम हो तो बढ़ो आगे, ककड़ियां 5,000 तक मेरे यहां जाएंगी। सैकड़ों आदमी इकट्ठे हो गए। युवक लज्जा और क्रोध से भरकर चुपचाप चल दिया। सैकड़ों कंठों से नारा बुलंद हुआ, वाह भाई महरा, क्यों न हो, आखिर तू है किस घराने का नौकर जो इस समय दिल्ली की नाक है। शाबाश। बूढ़े ने कमर से रुपए खोलकर गिन दिए, ककड़ियां ली और इस भांति अपने मालिक के घर को चला जैसे वह एक राज्य विजय कर लाया हो। बूढ़े ने अपने मालिक लाला जगत नारायण जी के सामने जाकर फूलों और केले के पत्तों में लिपटी हुई ककड़ियां रख दी। शाम हो चली थी। लाला जी ने पूछा, क्या 2 ही मिली? जी हाँ, बाजार भर में सिर्फ 2 ही ककड़ियां थीं, जिन्हें आपका सेवक 100 रुपए में खरीद लाया है। इसके बाद कहार ने जो घटना बाजार में घटी थी सब कह सुनाई। लाला ने सब सुना। क्षण भर वे स्तंभित रहे। क्षण भर बाद उन्होंने अपने गले से सोने का तोड़ा उतारकर बूढ़े के गले में डाल दिया और उसके बदन को दुशाले में लपेटकर स्वयं भी उससे लिपट गए। उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। उन्होंने गदगद कंठ से कहा, शाबाश मेरे प्यारे रामदीन, तुमने बाजार में मेरी प्रतिष्ठा बचा ली। इसके बाद उन्होंने चांदी की तश्तरी में ककड़ियों को उन्हीं गुलाब के फूलों में रखकर ऊपर कमख्वाब का एक रुमाल ढांक कर कहा, जाओ लाला शिव प्रसाद जी से मेरा जय गोपाल कहना और कहना कि आपके सेवक ने यह प्रेम की सौगात भेजी है और हाथ जोड़कर अर्ज की है कि स्वीकार करके इज्जत अफजाई करें। युवक से सब घटना सुनकर शिव प्रसाद जी चुपचाप मसनद पर लुढ़क गए। मुंह की गिलौरी उन्होंने थूक दी। नौकर चाकर चिंतित हुए पर कोई कुछ नहीं कह सकता था। थोड़ी ही देर में बूढ़े रामदीन ने आकर अदब से आगे बढ़कर तश्तरी लाला शिव प्रसाद जी के सामने रख दी और हाथ जोड़कर अपने मालिक का संदेश भी निवेदन कर दिया। लाला शिव प्रसाद जी चुपचाप एकटक तश्तरी में रखी दोनों ककड़ियों को देखते रहे। कुछ देर बाद उन्होंने ककड़ियां भीतर भिजवा दी और तश्तरी असरफियों से भरकर कहा, यह तुम्हारा इनाम है, लाला जगत नारायण जी से हमारा जय गोपाल कहना। बूढ़े रामदीन ने झुककर सलाम किया और चला आया। तो ये थी कहानी। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर मेरे द्वारा सुनाई हुई कहानियाँ आपको अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों और परिचितों में शेयर भी करें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।